बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टुनाइट के साथ मैं हूं ईमान नवाज। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत, मईशत और आज़ाद कश्मीर की बदलती हुई सूरत हाल पर, जहां अहम फैसले, बड़े बयानात और नई पेशरफ्त ने मुल्क की मंजरनामे को एक बार फिर खबरों का मरकज़ बना दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की, जहाँ इंतखाबी सरगर्मियाँ अपने अरूज पर हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने डोडियाल के जलसे से खिताब करते हुए कश्मीर के मसाइल के हल के लिए कमीशन बनाने की तजवीज़ दी है। उन्होंने ये कहा है कि सियासतदानों को अवाम और विफाक के दरमियान पुल का किरदार अदा करना होगा, जबकि एहतजाज और हुकूमती इक़दामात दोनों ऐसे होने चाहिए जिनसे आम शहरी मुतासिर न हो। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के काफिले पर हमले और एक सिक्योरिटी गार्ड की हलाकत ने इंतखाबी माहौल में सिक्योरिटी खदशात को मजीद बढ़ा दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे पेट्रोल, महंगाई और मईशत की। हुकूमत ने वाज़ेह किया कि मुल्क में पेट्रोल की किल्लत का कोई खतरा नहीं है और पेट्रोलियम मसनूआत के वाफर ज़खायर भी मौजूद हैं। ताहम आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बायस पाकिस्तान में भी कीमतों में मजीद इजाफे के खदशात मौजूद हैं। हुकूमत रोजाना की बुनियाद पर अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन करेगी और अब ओगरा को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो रोजाना की बुनियाद पर प्राइसेस को मैनेज करे, जबकि अब ओगरा को ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की हिदायत दी गई है। इसी दौरान विफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक महंगाई में एक बार फिर इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कई अशया ज़रूरिया महंगी हो चुकी हैं। बिजली ₹1.20 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त भी नेपरा में दायर कर दी गई है, जबकि स्टेट बैंक के ताज़ा दादोशुमार के मुताबिक जून में करंट अकाउंट खसारा भी बढ़ गया है। सेनेट इक्तिसादी अमूर कमेटी के चेयरमैन सैफुल्लाह अबड़ो ने बढ़ते हुए कौमी कर्जों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो कर्ज वापस करने के लिए मुल्क गिरवी रखने की नौबत आ सकती है। और फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकातों के मामले पर एक बार फिर तनाज़ा सामने आया है, जहां अदालती अहकामात के बावजूद पार्टी रहनुमाओं को मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। PTI ने ऐलान किया कि 5 अगस्त से इमरान खान की रिहाई और दीगर मुतालिबात के लिए मुल्क गिर तहरीक शुरू की जाएगी, जिसमें जलसे, एहतजाज और लॉन्ग मार्च शामिल हो सकते हैं। ताहम पार्टी के अंदर एहतजाजी हिकमत अमली पर मुख्तलिफ आरा भी सामने आई हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात इख्तियार वली खान ने कहा कि अवाम एहतजाज और धरने की सियासत को मुस्तरद कर चुके हैं और तमाम सियासी इख्तिलाफात का हल सिर्फ मुज़ाकरात और जमहूरी अमल में है। खैबर पख्तूनख्वा में भी सियासी माहौल गर्म है, जहाँ PTI रहनुमाओं की जानिब से हुकूमत और विफाकी पॉलिसियों पर सख्त तनकीद की जा रही है, जबकि असम्बली में भी नए आईनी और कानूनी मामलात उठाए जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम इन तमाम अहम खबरों, सियासी बयानात, मौशी अदादोशुमार और मुमकिन असरात का तफसील से जायजा लेंगे। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नासिर भट्ट साहब, रहनुमा नून लीग हैं। इसके साथ साथ सेनेटर सरमद खान साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए। मैं नासिर साहब सबसे पहले तो आपकी तरफ आना चाहूँगी। सिर्फ एक तरफ तो इलेक्शन कैंपेन्स जारी हैं आज़ाद कश्मीर में और बिलावल भुट्टो भी गए, उन्होंने जलसे से खिताब किया, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से मुतालिक आपसे बात करना चाहूँगी कि नय्यर हुसैन बुखारी साहब रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं, उन्होंने भी बात की थी कि हालात कशीदा लग रहे हैं, लग नहीं रहा कि इलेक्शन टाइम पर होंगे। और आज जिस तरह से सरदार तनवीर इलियास के काफिले पर हमला हुआ, उनके गार्ड भी जो है वो जान की बाजी हार गए। सर, आपको लग रहा है कि इस सारी सूरत हाल में पॉसिबल है इलेक्शन टाइम पर होंगे? ये आपने जो बात की बिल्कुल देखें, ये हालात जो खराब हुए या जिस तरह की सिचुएशन है, लेकिन वो एक्शन कमेटी की वो बातें जो उन्होंने कही थी कि जी अपना ये 12 सीटों वाली कि ये खत्म कर दें, बाकी उनको 2.5 रुपए बिजली, आटा, चीजें, हर चीज सस्ती मिल रही है, लेकिन 12 सीटें खत्म हो नहीं सकती, ये उनको भी पता है कि ये मुतालबा कर रहे हैं, ये पूरा नहीं हो सकता। आजाद कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ये 12 सीटें खत्म नहीं हो सकती। हाँ, ये उस वक्त जब एक्शन कमेटी के साथ बैठे थे, कुछ 6 महीने साल पुरानी बात है, हमारे वफाकी वज़रा बैठे थे, उन्होंने कहा था कि अगर आपने 12 सीटों वाली बात खत्म करने की करनी है तो वो आप फिर कानून पास कर ले, असेंबली में जब इलेक्शन होगा इलेक्शन लड़े, अपनी मेजोरिटी लाएं और कर ले। और बाकी दोहन-दासने का जो तरीका ये उन्होंने अपनाया हुआ है, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। वो ये तो अब जुबान से देवे कि ये प्रॉक्सी वार है, पीछे हिंदुस्तान है। अगर वो इस तरह के ये लोग जो चंद जत्थे के इकट्ठे होके फायरिंग करते हैं, रेंजर्स को शहीद कर दिया, बाकी लोगों को जख्मी करते हैं, तो ये तो कोई तरीका नहीं है ना। इस तरह तो नहीं कि आप अपनी बात मनाने के लिए ये इस तरह के गन्स उठा लें, लोगों को शहीद करें और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएं। ये क्या कर रहे हैं आजाद कश्मीर का? तो हर बंदा, मैं कहता हूँ जितने लोग पाकिस्तान में कश्मीरी है वो मैंने कश्मीर के रहने वालों से ज्यादा प्यार करते हैं।
तो आप कहते हैं कि आप उनकी वोट का हक भी ले लें, उनको कुछ, हाँ ये बात भी हुई थी कि उनको वजीर ना बनाए, ये भी एक बात मान ली गई थी कि चले इसमें बैठ के बात होगी। लेकिन जो तरीका उन्होंने अपनाया हुआ है वो बिल्कुल इस पे बात करनी चाहिए बैठ के उनके साथ। अगर पीपल्स पार्टी की वहाँ हुकूमत है, वो हाँ। ये समझते हैं, वफाक ने भी कहा है कि आप बैठ के बात करें, तो उनको बात करनी चाहिए। लेकिन भट्ट साहब, जिस इसके तरह अलावा से तो राना बाकी सनौला साहब भी बिल्कुल कह रहे थे कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि इलेक्शंस जो हैं वो डिले पर जाएं, मैं वो सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि आज की जो सिचुएशन है, आपको लग रहा है कि स्टिल कैंपेन भी जाहिर सी बात है कि सूरत हाल में नहीं की जा सकती, बाग की जो सूरत हाल है रावलाकोट की है, सर इसमें इलेक्शंस आपको लग रहा है कि पॉसिबल है, ऑन टाइम होंगे 27 जुलाई को? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो टाइम दिया है वो तो इलेक्शन होंगे। अगर उसमें कोई चीज ऐसी अभी तक तो मुझे नजर नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसमें कोई रुकावट डालेगा या डेट चेंज करेगा। इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे, होने भी चाहिए। और लेकिन ये चीजें जो है कि ये कोई चंद मुट्ठी भर लोग, अगर वो किसी की आप कहते हैं ना कि हम, ये बिल्कुल 100% बात है कि हिंदुस्तान इसके पीछे, अगर ये ऐसी चीजें हैं तो उसका तो बिल्कुल हमें जो है ना उन लोगों की बात नहीं माननी चाहिए। हाँ, ये जमहूरी तरीका है, वो बैठ के बात करें, टेबल टॉक हो, उसमें जो रास्ता निकलना वो होना चाहिए। लेकिन इसका एंड ये है कि बैठे बात करें, उनको बात करनी चाहिए। उनका ये जो तरीका कार है कि लोगों को जख्मी कर देना, पुलिस पे अटैक करना, ये तो कोई तरीका नहीं है। इस तरीके को तो कभी भी रियासत नहीं मानेगी और ना ही मानना चाहिए। तो भट्ट साहब, ये जो बिलावल भुट्टो का जलसा हुआ और जिस तरह से वो गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर रियासत हुर्मस को खुलवा सकती है तो फिर कश्मीर को भी खुलवाए। आप इनकी स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी हमारी ताती है, उन सदर उनके हैं, चेयरमैन सेनेट उनके हैं, गवर्नर उनके हैं, बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत है। अगर वो ये बात करे, मुझे नहीं समझ हुकूमत वहां भी पीपल्स पार्टी की है, तो वो वफाक के साथ बैठ के उनको चाहिए कि जो वफाकी पॉलिसी है उसके साथ अमल करें। अगर इस तरह का तरीका होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर वफाक उनको साथ बिठा के, जरदारी साहब को चाहिए, बिलावल भुट्टो साहब को चाहिए कि वो ऐसी स्टेटमेंट दे कि जो वफाक और दोनों मिलके इसको किसी तरीके से हल करें। अगर इस तरह के बात होगी तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ठीक तरीका है। तो सर, ये जो बिलावल भुट्टो साहब ने तजवीज़ दी थी कि कमेटी की जो फाइंडिंग्स है उसके हवाले से जो तजवीज़ दी थी, वो कह रहे हैं कि दोनों साइड से ना कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से कोई जवाब आया, ना हुकूमत की तरफ से कोई जवाब आया। तो सर, उनकी तजवीज़ दुरुस्त थी? देखिए, हुकूमत की तरफ से तो जवाब आया। हुकूमत ने बैठ के वो मिनिस्टर हमारे तारक फजल साहब, वो दूसरे हमारे जो मिनिस्टर है, वो बैठ के उन्होंने अपना ये उनके साथ बैठ के बात हुई, कई चीजें हल हो गई। इस बात पे भी उनको कहा गया कि आप बैठ के बात करें। जो आप 12 सीटों को खत्म करने वाली बात करते हैं वो नहीं हो सकती। वो उसी सूरत हो सकती है कि अगर पार्लियामेंट में उनके इलेक्शन हो और वो उनकी मेजोरिटी हो, या वो आपस में यूनानिमसली पास करें, तो इसमें सीटें 12 कर दें, 6 कर दें, 5 कर दें, वो आजाद कश्मीर असेंबली कर सकती है। अच्छा, वैसे भट्ट साहब, ये सिचुएशन तो मुझे भी समझ नहीं आई कि बिलावल भुट्टो जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे थे, 12 जो नशिस्तें हैं, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ भी जब गुफ्तगू की इसकी हिमायत की, उन्होंने कहा कि ये नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने ये भी बाकायदा तौर पर कहा कि मैं हैरान हूँ कि कश्मीरी इतने अरसे से इन सीटों को बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं। सर, क्या समझते हैं कि ये कैंपेन के लिए वो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं? मुझे नहीं पता बिलावल भुट्टो साहब बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं। जब देखें, एक बात जमहूरी तरीका होना चाहिए। हर बंदा ये कहता था जी ठीक। कि जब भी वफाक में जिसकी हुकूमत होती है तो आजाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान में वही हुकूमत बनाते हैं। अब आपके सामने ये चीज तो नहीं हुई। गिलगित बल्तिस्तान में ये जब पीपल्स पार्टी को सीटें एक मिली, 2 ज्यादा मिली, तो पीएम साहब ने उनको मुबारक दी। लेकिन यहाँ जो है ना, आजाद कश्मीर में इलेक्शन होगा, हम अपना इलेक्शन लड़ने में यकीन है कि हम हुकूमत बनाएंगे। लेकिन जिस दिन डब्बे खुलेंगे, अगर अवाम ने उनको ज्यादा वोटें दी तो वो हुकूमत बना रहे हैं, हमें ज्यादा वोटें दी तो हम हुकूमत बनाएंगे। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वहाँ इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी। ठीक है, मैं सरमद साहब की तरफ ही जाना चाहूँगी। सरमद साहब, ये बिलावल भुट्टो की तकरीर आज मैंने सुनी, आपने भी यकीनी तौर पर सुनी होगी। जिस तरह की वो अमन अमान की सूरत हाल पर बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में आया हूँ कि बड़े अजीब से हालात हैं, कशीदा सूरत हाल है, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हुर्मस को रियासत खुलवा सकती है तो फिर कश्मीर को भी खुलवाए। सर, ये अमन अमान की सूरत हाल पर जो बिलावल भुट्टो साहब बात कर रहे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? पीपल्स पार्टी की वहाँ पर हुकूमत है?
जगह जिम्मेदारी तो हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की है वहाँ, लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि खाली जो इलाके की हुकूमत है उसका वहाँ इख्तियार नहीं है, वफाक का भी उसमें अमल दखल है। वफाक की वजह से काफ़ी फैसले हुए हैं, वफाक की वजह से ये फैसला हुआ है। दूसरी चीज़ जो है ना, जो हम बात करते हैं 12 सीटों की, वो अगर आपको याद हो तो जो पीपल्स पार्टी का पिछला इलेक्शन मैनिफेस्टो था, उसके अंदर भी ये लिखा हुआ था कि ये 12 नशिस्तें जो हैं वो एबॉलिश होनी चाहिए। उससे उससे पिछला भी जो था उसके अंदर भी पीपल्स पार्टी ने यही लिखा हुआ था। तो ये तो पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा रहा है पिछले कोई 2 इंतखाबात से, तो कोई नई चीज़ नहीं है। अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये बात कर रहे हैं तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये हमारे मंशूर का हिस्सा रहा है। अब मसला जो है बेसिकली, अगर हम अमन और अमान की सूरत हाल को देखें और जॉइंट एक्शन कमेटी को देखें, तो उनके तकरीबन कुछ 37 मुतालबात थे गालिबन, जिनमें से 35 मुतालबात जो थे वो एक्सेप्ट कर लिए गए थे। अच्छा। और जब सुप्रीम कोर्ट में गए और रेफरेंस किया, सुप्रीम कोर्ट में गए और उनसे एडवाइस मांगी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि देखें, अगर 12 नशिस्तों का मामला है तो इसको अगर एबॉलिश करना है 12 नशिस्तों को, तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, ना ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से किया जा सकता है। वो आइन में तरमीम के ज़रिए किया जा सकता है, और आइन में तरमीम उस वक़्त होगी जब वहाँ पे जो वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो मौजूद होगी। जिस वक़्त ये बात इन्होंने शुरू की और मुतालबात अपने दोबारा प्रेस करने शुरू किए, उस वक़्त तक हुकूमत की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, सूबाई असेंबली थी, वो उस वक़्त तक तहलील हो चुकी थी। ऑब्वियसली ठीक। अगर असेंबली नहीं होगी तो कौन उसको अमेंड करेगा? तो इनको हम्म। भी जॉइंट एक्शन कमेटी को भी सोचना चाहिए था कि देखिए, कानूनी और आइनी पोजीशन क्या है। उनको आइनी पोजीशन को सामने रखते हुए अपनी मुतालबात करने चाहिए थे और इंतज़ार करना चाहिए था कि अगली जो आती है असेंबली, उसके ज़रिए इसमें तरमीम करवाएँ। और अगर वो समझते थे कि उनके पास अवाम का मैंडेट है या उनके पास अवाम की भरपूर सपोर्ट है, तो उनको चाहिए था कि वो इंतखाबात में हिस्सा लेते, और अगर वो मुंतखब होके आ जाते तो वो बिल्कुल अपने हिसाब से आइन में तरमीम कर लेते। सुरमा साहब, वैसे ये असल तो मसला चले सिचुएशन जो है, आप हालात पर बात कर रहे हैं, इस कशीदा सूरत हाल में जिस तरह से आज भी अटैक हुआ सरदार तनवीर इलियास की गाड़ी पर, उनके काफिले पर, आपको लग रहा है कि स्टिल इलेक्शंस टाइम पर होंगे, 27 जुलाई को ही होंगे, या कोई डिले देख रहे हैं? देखिए, इसमें कुछ कहना, मैं इस पोजीशन में हूँ नहीं कि इसके हवाले से कुछ कह सकूं, ठीक। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने पहले ही कहा था कि हालात इस वक्त ऐसे नहीं है, कुछ अरसे के लिए इसको डिले कर दें, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 डिले कर दें। लेकिन उसको डिले नहीं किया गया और इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया इलेक्शन शेड्यूल। तो उस वक़्त मुश्किल था उसको चेंज करना, ठीक। और अब जो हालात हैं उसके अंदर जिस वक़्त एक इलेक्शन गियर में सब आ चुके हैं, आई डोंट नो वेदर ये इट विल मेक सेंस कि इसको आगे इंतखाबात को ले जाया जाए, या इंतखाबात टाइम पे होने चाहिए। ठीक है, हमें प्रोग्राम में पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर शाहिद मसूद ने भी ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शाहिद साहब, वैसे तो आप लोगों ने बाइकआउट का ऐलान कर दिया था आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड वहां पर आपको नहीं मिल रही। सर, इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है वो तो जाहिर है इलेक्शंस के लिए कैंपेन बड़ी जरूरी होती है, और आज जिस तरह का वाकया वहां पर हुआ, सरदार तनवीर इलियास की गाड़ी पर, काफिले पर फायरिंग हुई और उनका गार्ड भी जो है वो जान की बाजी हार गया, लग नहीं रहा कि कोई भी जमात वहां पर बाकायदा तौर पर कैंपेन कर सकती है। एक तो ये क्लियर कीजिएगा कि आप लोगों का जो बाइकआउट का फैसला था, कोई रिव्यू करने जा रहे हैं? और दूसरा सर, स्टिल आपको लगता है कि ये फैसला दुरुस्त था, खाली मैदान आपने छोड़ दिया, इलेक्शन लड़ लेने चाहिए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। गुजारिश ये है, बिल्कुल जो फैसला हमने किया वो बिल्कुल दुरुस्त है। आज भी हम उस फैसले के ऊपर कायम हैं, और उसकी बुनियादी वजह जो आपने पहले कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड, अब उससे मुराद क्या है हमारी? देखिए, आपने प्रैक्टिकली एंड फॉर ऑल लीगल पर्पसेस आपने हमें इस इलेक्शन प्रोसेस से निकाल दिया जब आपने हमसे हमारा इलेक्शन सिंबल ले लिया। 2024 के इलेक्शन में जब हम लोगों ने पाकिस्तान का इलेक्शन लड़ा तो हमारे पास इलेक्शन सिंबल नहीं था। हमने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा, और उसके बाद उस आज़ाद हैसियत से इलेक्शन का जो आपने शाखसाना देखा वो सबके सामने, कि ना हमें रिजर्व सीट्स दी गई, ना हमें जो है प्रॉपर नुमाइंदगी असेंबलियों के अंदर मिली, और उसके बाद जो है 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के जो रिजल्ट्स निकले वो आपके सामने हैं। दूसरी बात जो सबसे अहम थी, जो इलेक्शन कमीशन है आज़ाद कश्मीर का, उन्होंने एक चीज पॉइंट आउट की बिफोर द
ये सारे मामले से पहले उन्होंने कहा कि जो इलेक्टोरल लिस्ट है उसके अंदर बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं, फ्लॉज हैं, और उनको जब तक दूर नहीं किया जा सकता उस वक्त तक फेयर एंट्री इलेक्शन का तस्वुर नहीं किया जा सकता आजाद कश्मीर में। ये मैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई भी और सियासी जमात नहीं कह रही, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर कह रहा है। तो जब आपकी इलेक्शन की लिस्टें ही जो इलेक्टोरल लिस्ट हैं वही अगर फुली फ्लॉड है तो मुझे बताएं उस इलेक्शन की वेरिसिटी, उसकी लीगैलिटी या उसकी जो है जो उसका शफाफपन है उसका कहाँ से मतलब निकलेगी चीजें। और तीसरी बात देखिए, वहां पे एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और ये आज से नहीं है, पिछले 2 महीने से है। वहां पे इलेक्शंस जो हैं वहां पे लोग जो है वो धरना दिए बैठे हैं, वहां पे आए दिन वहां पे मीडिया ब्लैकआउट है, वहां पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, वहां पे मुख्तलिफ शहरों को ब्लॉक किया हुआ है। तो इन हालात के अंदर आप समझते हैं कि वहां पे इलेक्शन जो होगा वो फेयर एंड फ्री होगा जब उस इलेक्शन को पूरी दुनिया देख रही है, और स्पेशली आपका जो हमसाया मुल्क भारत है जो हर वक्त ताक में रहता है, खास नजर है बलूचिस्तान पर और आजाद कश्मीर पर। ठीक है, इस पर मजीद भी डिस्कशन करेंगे, एक ब्रेक के बाद साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नासिर हुसैन भट्ट साहब, एक तरफ तो हम आज़ाद कश्मीर पर बात कर रहे हैं सर, लेकिन दूसरी तरफ आवाम की सारी उम्मीदें आपसे बंधी हुई है। जंग के टाइम से हम देख रहे हैं कि आवाम पर बहुत बोझ भी आया, जिस तरह की पॉलिसीज माजरत के साथ आप लोगों ने बनाई। सर, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, अली परवेज मलिक साहब आए, साथ तारर साहब आए, उनको देखकर तो अब मैं अगर बतौर एंकर बात करूँ तो मैं भी घबरा जाती हूँ कि पता नहीं आप कौन सा ऐलान आप लोग करने जा रहे हैं। और फिर अगेन हमने वही सुना कि अब जो है डेली बेसिस पर पेट्रोल की प्राइसेस को रिव्यू भी किया जाएगा। सर, लग ये रहा था आज उनकी गुफ्तगू से कि कोई बड़ा इजाफा होने जा रहा है पेट्रोल की प्राइसेस में। क्या उम्मीद की जा सकती है, कितनी प्राइस बढ़ाएंगे? एक तो पहले मैं ये जो पीटीआई के हिसाब से पता नहीं, मैं नहीं जानता कौन है जी, शायद मसूद साहब हैं। आप तो भाग गए हैं, आप तो छोड़ के चले गए मैदान। इलेक्शन हो ना हो, आपको इससे क्या करना है? आप तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। आपने अपनी पोजीशन बता दी कि आप किस काबिल हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं जी हमें सिंबल भाई, आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराई है, इलेक्शन कमीशन का मसला है और आपका मसला उस हुकूमत इसमें क्या करे। आप मुझे बताएं, वो इलेक्शन कमीशन भी आपका लगाया हुआ है। अच्छा। तो इस तरह के इल्जाम लगाना, आप भाग गए, आप गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन लड़े, आप हार गए, आपको किसी ने वोट नहीं दिया। आप कह रहे थे यंग जनरेशन सारी हमारे साथ है, आप देखें हम क्या करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में। तो वो आपके सामने चीजें हैं। पीटीआई तो अब इन हालात में चली गई है ना कि वो जिस सूबे में बैठी है वहां के हालात भी आपके सामने है। दूसरी बात यह है कि आप देखें कि दुनिया में अब अमेरिका और जो ईरान है दोबारा एक जंग छिड़ गई। ये दुनिया पूरी में ऐसा हो रहा है को हम पाकिस्तान लहदा नहीं है, लेकिन ये मैं बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत, हम IMF के चंगुल में फंसे हुए हैं। हम कोई भी फैसला करते हैं कोई बेहतरी अवाम के लिए तो वो आ जाते हैं बीच में, वो कहते हैं ऐसे नहीं ऐसे करें, लेकिन फिर भी कोशिश होती है। हमने 74 रुपीज इकट्ठे सस्ता भी किया पेट्रोल, आपके सामने है। अगर इंटरनेशनली आपको पता है कि जो हालात है वहाँ पेट्रोल महंगा हो रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं। अमेरिका वो इसराइल अटैक करता है ईरान पे, वहाँ के जंग हमने बड़ी मुश्किल से जंग रुकवा दी थी और मीडिएटर भी पाकिस्तान था। तो अब बात यह है कि सिचुएशन ऐसी इंटरनेशनली सारी दुनिया में ऐसा है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि हमारी कोशिश ये होगी कि हम अवाम को रिलीफ दें। नासिर भट्ट साहब, सिचुएशन बीच में बेहतर भी हुई थी, $72 पर भी गया था, लेकिन तब आप लोगों ने कहा कि कंपनीज को नुकसान ना हो, इसलिए अवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। 74 रुपीज सस्ता किया पेट्रोल, ये भी तो आप देखें ना, एकदम जब रिलीफ दिया अवाम को दिया, अब फिर ऐसा काम हो गया। इंटरनेशनल सर, तब भी गुंजाइश ज्यादा की थी, तब भी मजीद गुंजाइश थी कम करने के लिए, जो आप 74 रुपीज की बात कर रहे हैं। मुझे जरूर वक्त दीजिएगा, मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। जी, मैं 74 रुपीज जो हुआ था तो PM साहब ने देखे ना, ये नहीं किया ना कि 74, जब हमें कोशिश होती है कि पेट्रोल सस्ता हो तो हम सस्ता कर देते हैं, लेकिन हमें दुनिया के साथ भी चलना, इंटरनेशनल के पेट्रोल नहीं आएगा, कम भी नहीं हुई, क्यों नहीं लगा हुआ, लेकिन फिर भी ये कोशिश है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। इंटरनेशनली हम वो नहीं है जो पहले इनके दौर में इंटरनेशनली हमें कोई पूछना नहीं था। अब हम
दुनिया में रिकग्नाइज किए जाते हैं कि हम एक अमन पसंद मुल्क है। हमारा हमसाया हमेशा में यही कहता था कि दहशतगर्दी होती है, हिंदुस्तान पे हमला कर दिया। जब हमने हमला किया, उसको बताया कि हम अमन पसंद है, और हमने उसका जवाब ऐसा दिया कि वो अमेरिका के पास गया और उसने कहा कि आइंदा मैं ये काम नहीं करूंगा, और अमेरिका को ग्रंटर बनाया। तो बात ये है कि हालात खराब होते रहते हैं। मुझे यकीन है कि जब भी ये इंटरनेशनल हालात ठीक होंगे, पेट्रोल सस्ता होगा, तो अवाम को रिलीफ देगा। पीएम साहब का तो ये विजन है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। अच्छा ठीक है, मैं आपकी तरफ भी आऊंगी बैरिस्टर साहब। ये जो ओगरा को सारी जिम्मेदारी दे दी है कि वही डेली बेसिस पर प्राइसेस को रिव्यू करेगा, तो आप समझते हैं कि ये फैसला दुरुस्त है? देखिए, एक तो मैं भट्ट साहब की बात को जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा जो उन्होंने कश्मीर के हवाले से की। भट्ट साहब, आप ये मत भूलें कि आप लोग फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके इत्तेहादी कह रही है, ये इंटरनेशनल बॉडीज कह रही है, मिनिस्ट्री इंटरनेशनल कह रही है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कह रही है, आपकी यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट कह रही है कि ये मोस्ट रिग्ड इलेक्शन थे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जहां पे एक जमात को आपने हर तरह से बांध के, और जिसने 180 सीटें ली और आप 17 सीटें लेकर जो है गवर्नमेंट बनाए बैठे हैं। और उसका ही चाकसाना ये है कि आज अवाम भुगत रही है। मुझे बताया नहीं, ये 110 रुपए की जो पेट्रोलियम लेवी जो ये लगाते हैं, ये कहाँ का अवाम दोस्त पॉलिसी है? इंटरनेशनली प्राइसेस कम है, लेकिन ये प्राइसेस बढ़ाते चले जाते हैं। ये आज 82 या 83 डॉलर्स की प्राइस है। हमारे दौर के अंदर 120 डॉलर्स के ऊपर गया था, और हमने 150 रुपए का पेट्रोल और डीजल जो है पाकिस्तान के अवाम को दिया था। आज 82 डॉलर के ऊपर है, और जो है पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस जो है वो 350-300 रुपए है, और ये आज फिर बढ़ाने जा रहे हैं। ये आज फिर अवाम का खून चूसने जा रहे हैं, और फिर ये बात करते हैं कि पाकिस्तान का तशख्खुस बहुत अच्छी तरह, हम इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन बैरिस्टर साहब, इस पर अली परवेज मलिक साहब कह रहे थे कि माजी में ये जो फैसला किया था इससे मुल्क को नुकसान हुआ था, वो नहीं चाहते हैं कि मुल्क को नुकसान हो, इसलिए इस तरह के स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। जी, मुझे बताएं, मुल्क का नुकसान नहीं, ये अवाम पाकिस्तान का नुकसान हुआ था। इनके तो शाह खर्चियां खत्म ही नहीं हो रही। ये 11 अरब रुपए का जहाज लेते हैं, मुझे बताएं ना, ये अवाम के टैक्सेस का पैसा है जिससे ये सारा कुछ लेते हैं। 10 करोड़ रुपए की चेयरमैन सेनेट गाड़ी ले लेते हैं, तनख्वाहें मरात ये बढ़ाते चले जाते हैं, इनके कॉन्वॉयज बढ़ते चले जाते हैं, इनकी मराज जो है, जो ब्लू पासपोर्ट्स हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। और भट्ट साहब कहते हैं कि जी हम अवाम पाकिस्तान का दर्द रखते हैं, इनको किसी किस्म का कोई दर्द नहीं है। और आप आज देखिएगा, आप आज पेट्रोल और डीजल का दोबारा बॉम्ब पाकिस्तान की अवाम के ऊपर रात 12 बजे गिरेगा। 40-50 रुपए ये कीमतें बढ़ाएंगे। हालांकि कल प्राइम मिनिस्टर का ये बयान आया कि पाकिस्तान के अंदर जहायर भी बड़े मौजूद हैं, और जो इन्होंने इंपोर्ट किया था वो आज का इंपोर्ट तो नहीं है, कम से कम 5-7 दिन पहले आया होगा। पाकिस्तान के अंदर अगर जहायर मौजूद है तो 2-4 दिन 10 दिन तो कम से कम इसी प्राइस के ऊपर निकालें पेट्रोल जो है प्रोडक्ट्स को। लेकिन ये क्या तरीका है कि अभी बैनुल अक़वामी बढ़ती नहीं, एक धमाका जो है वो ईरान के अंदर होता नहीं, और पाकिस्तान के अंदर बम पे बम चलना शुरू हो जाता है। और ठीक है बैरिस्टर साहब, किस्मत आपका पॉइंट आ गया। मैं सरमद साहब का भी पॉइंट लेना चाहूंगी इसी टॉपिक पर। सरमद साहब, अभी रियासत को बचाने के लिए जो है ये कह रहे हैं कि ओगरा अब डेली रिव्यू करेगा प्राइसेस पेट्रोल की, और आज अली परवेज मलिक साहब जो हैं वो शफाफियत की भी बात कर रहे थे। लेवी की जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जो माजी की हुकूमतें मुआहदे करके गई हैं उसकी बेसिस पर उनको लेवी डिसाइड करनी पड़ती है। सर, आप नहीं समझते कि ये जो मुआहदे किए हैं माजी की हुकूमतों ने, इनको भी आवाम के सामने लाना चाहिए, पब्लिक करना चाहिए, किस बुनियाद पर ये मुआहदे हुए हैं और ये कीमतों का तयन किस बुनियाद पर किया जा रहा है, सब कुछ आवाम के सामने लाना चाहिए? जी, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि आवाम के सामने लाना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है उसके अंदर। लेकिन हैविंग सेड दैट, 2-3 चीज़ें जो है ना हमें जहन में रखनी चाहिए। नंबर 1 जो मसला है, हम जब बात कर रहे थे कि जी 150 रुपये का पेट्रोल था, हमें ये याद रखना चाहिए कि वो पेट्रोल की कीमत ज़्यादा से एकदम कम करके चले गए थे और गड्ढे खोद के चले गए थे नई आने वाली हुकूमत के लिए। उनका ऑब्जेक्टिव जो था वो ये था कि उनको तो मालूम था कि हुकूमत चेंज हो रही है, अगली हुकूमत आ रही है, तो उनके लिए इतने गड्ढे खोद जाओ कि उनके लिए ऑपरेट करना मुश्किल हो। और फिर IMF ने उसके ऊपर समझा कि पाकिस्तान अपने वादा खिलाफी करता है और वादे अपने पूरे नहीं करता, अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं करता, तो वो उसकी वजह से एक लंबा मसला शुरू हो गया जो आज तक हम भुगत रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, देखिए मसला ये है, व्हाट वी नीड टू अप्रिशिएट इज कि जो फिस्कल स्पेस है ना जिसके अंदर हुकूमत इस वक्त काम कर रही है वो बहुत लिमिटेड है। एक तरफ IMF के प्रेशर्स हैं, दूसरी तरफ जो बैनुल अक़वामी सूरत हाल है उसके प्रेशर्स हैं।
जब आप बात करते हैं कि हर रोज़ कीमत का तयन होना चाहिए, तो वो इसलिए मेरे ख़्याल में है क्योंकि हर रोज़ जो मिडल ईस्ट की सिचुएशन है, ईरान अमेरिका की जो सिचुएशन है, वो हर रोज़ तब्दील हो रही है। एक हमने पाकिस्तान में किरदार अदा करके एक इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करवा दिया था, लेकिन उसके बाद दोनों ममालिक ने, अमेरिका ने और ईरान ने एक्सट्रीमिस्ट पोजीशंस ले ली और उसके हवाले से हर रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है। आज भी आपके सामने है जो कुछ हुआ, कल भी आपके सामने है। तो ऑब्वियसली हुकूमत के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो हर रोज़ डेली बेसिस के ऊपर इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें। तो उनको हर रोज़ इस पर रिस्पॉन्ड करना है। बट हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल में ज़रूरत जो है ना इस वक्त वो ये है कि जो पेट्रोलियम लेवी है, जिसको एक सर्टन पीरियड के लिए शुरू में कहा गया था कि रखा गया है, और सर इसको जीएसटी के मुतबादल लाया गया था ना। 18% तो 41 या 40 रुपए बनता है, स्टिल गवर्नमेंट जो है वो 80 रुपए वसूल कर रही है आवाम से। मैं वही कह रहा हूँ, मैंने वही कह रहा हूँ कि आई थिंक इसको रिव्यू और रिविजिट करने की जरूरत है और किस तरीके से हम लेवी को रैशनलाइज करके आवाम को फायदा दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखें, हम बात करते हैं कि जी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है और या लेकिन इस वक्त इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो पब्लिक वेलफेयर है। एग्जैक्टली। हमें इन दोनों को इकट्ठे, इन दोनों को हमें बैलेंस करना है। पब्लिक वेलफेयर, आवाम जो है वो एक हद तक बोझ बर्दाश्त कर सकेंगे, उसके बाद वो एक हालत नहीं होती कि लास्ट ऑन द कैमल्स बैक वाली बात आ जाएगी। वो लकड़ी को उतना कहते हैं ना, उतना मोड़ो जितना वो उसके अंदर लचक हो और वो सह सके। हम आवाम पर भी उतना बोझ डालना चाहिए जितना वो बर्दाश्त कर सकें। गॉट योर पॉइंट सरमद साहब, इस पर मजीद भी डिस्कशन करेंगे और एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नासिर भट्ट साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी सर कि एक तरफ तो चलिए ये प्राइसेस की बात हो गई, लेकिन कुछ खबरें ये भी थी कि पेट्रोल का जो है ज़ख़ीरा कम रह गया है, हमारे पास रिजर्व्स कम रह गए हैं, 15 दिन बाद पेट्रोल मुल्क से ख़त्म हो जाएगा। सर, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि चाहे हम पेट्रोल के बहरान की बात करें या हम गंदम के बहरान की बात करें, इसका बड़ा मसला ज़ख़ीरा अंदोज़ी है और उसके हवाले से पीएम ने यह भी कहा कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं सख्ती से कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, लेकिन ऐसे ऐलानात हमने माजी में बहुत दफ़ा सुने हैं कि कार्रवाई होगी, कुछ भी नहीं होता। सर, स्टॉक मार्केट जिसकी आप लोग मिसालें देते हैं, आपके वुज़रा टेलीविजन पर आके मिसालें देते हैं कि बड़ी जी मुल्क तरक्की कर रहा है और सही समत में जा रहा है, स्टॉक मार्केट की अगर मैं आपको आज की सिचुएशन बताऊं तो 3 नफ्सियाती हदें भी गिर गई हैं। सर, तो ये इशारे जो आप कहते हैं कि बेहतर हो रहे हैं, सर ये कौन से इशारे हैं जो हमें नजर नहीं आ रहे और आप कहते हैं बेहतर हो रहे हैं? वो अभी उन्होंने जो बातें की, मैं उनको शायद वो मैंने उनकी यादाश्त कमजोर है, इनको बता देंगे जब ये 2018 में मुसल्लत हुए तो उन्होंने कहा था हमारे पास एक ऐसी माशी टीम है जो 3 महीने में पाकिस्तान को इतना आगे ले जाएगी कि दुनिया देखेगी एक नया पाकिस्तान आएगा। फिर ये जब मुसल्लत हुए, हम उस वक्त IMF के पास नहीं थे, हम जान छुड़ा चुके थे, इनको जरा याद करा दें। और इन्होंने कहा था हम IMF के पास नहीं जाएंगे। 3 महीने में ये IMF के पास भी गए, देर से गए, IMF से ऐसे मुआहदे किए कि फिर हम अभी तक हम वही सजा भुगत रहे हैं। और ये सरमद साहब ने भी कहा जब इनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटाया गया क्योंकि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला गया था, तो इसने जाते हुए 40 में पेट्रोल सस्ता करके कहा कि मैंने IMF से मुआहदा तोड़ा कि कहता मैं पेट्रोल सस्ता करके जा रहा हूँ, ये ऐसी माइंड बिछाऊंगा कि आप पाकिस्तान स्टेबल नहीं होगा। ये वो लोग हैं। उस वक्त हमें जब ये थे तो इन्होंने हमें दुनिया से आइसोलेट कर दिया था, हमें कोई मुल्क बात हमसे नहीं करता था, ये कहते थे अमेरिका मिस कॉल दे दे। वो पाकिस्तान और आज का पाकिस्तान, हमारी खारजा पॉलिसी, इनको जरा याद कराएं। ये ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत करने आए थे ना, कराने आए थे, जब आप उसको इज्जत मिली है तो ब्लू पासपोर्ट के चलें, ये तमाम सवालात जो आप उठा रहे हैं, जी सरमद साहब फरमाइएगा। एक चीज कहना चाहूंगा, अभी जो हमारे पीछे की दोस्त हैं उन्होंने ब्लू पासपोर्ट्स का जिक्र किया, मैं उनको
याद कराना चाहूँगा कि उनकी जो हुकूमत है जिस सूबे में, उस सूबे की असम्बली ने पास किया कि सूबाई MPs को भी ब्लू पासपोर्ट, उनके ख़ानदान को भी हयात ब्लू पासपोर्ट दिया जाए। तो ये इनको मैं याददहानी इनको कराऊंगा कि ये शायद चले इनकी नज़र से शायद चले नहीं उन्हें गुजरा। तो जो और दूसरी एतराजात वाली चीज़- शिकायत थी वो वापस ले ली, जो कि मेरा ख्याल है कि एक अच्छा स्टेप था, उनको रियलाइज हो गया कि उन्होंने गलत ये किया। नहीं क्यों है? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ब्लू अच्छा पासपोर्ट स्टेप थे। था? क्या अच्छा स्टेप था? ये तो ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत कराने आए थे, उसको और छोड़ दूसरी के जो ब्लू बात है, पासपोर्ट की इज्जत करा रहे हैं। और दूसरी जो बात ये चेयरमैन सेनेट की गाड़ी के हवाले से इन्होंने की, इनको गालिबन ये नहीं पता कि चेयरमैन सर सेनेट की जो लेकिन गाड़ी थी ऑन अ लाइटर नोट नासिर साहब, जो आप बात कर रहे हैं, आप लोगों ने जहाज लिया तो, लेकिन जहाज तो वापस नहीं गया ना, उन्होंने एटलीस्ट बिल पास करने की सोचा तो उसमें फिर एतराजात वाली शिकायत वापस तो ले ली। जहाज पाकिस्तान, सुने, जी जी ये जहाज पाकिस्तानी पंजाब गवर्नमेंट का है। आज नहीं कल जो भी हुकूमत आएगी वो भी यही जहाज यूज करेगी। अच्छा। ठीक है, वो मरियम साहब घर नहीं लेके जा रही। इंटरनेशनली जब आपको कहीं जाना होता है तो हर सूबे के पास जहाज है, तो ये कुछ जहाज अपने साथ ही लेके जाएंगी। वो जो भी हुकूमत आएगी इनको नहीं आएगी, आप ये तो गए, इनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा। तो जब भी हुकूमत आएगी जिसकी वो उस जहाज को यूज करेगा, वो घर कोई नहीं लेके जाएगा वो जहाज। चलें सर, ये तो जहाज की जो आप बात करें कि अगली हुकूमत आएगी वो भी इस्तेमाल करेगी, लेकिन सर अवाम बचेगी तो फिर ये हुकूमतें भी होंगी, सब कुछ होगा। आप लोगों की सियासत भी तब तक ही है जब तक अवाम है। मैं वही सवाल आपसे कर रही हूँ कि अगर अवाम भी भूखी मर जाएगी, जो मैं आपको बता रही थी कि आटे का बुरान आ रहा है, पेट्रोल की जो है रिजर्व थोड़े रह गए, उस पर जवाब दे दें सर कि वो मैनेजमेंट कहाँ है आपकी? वो जो इदारों की आप बात करते थे, तजर्बाकार टीम थी, तजर्बाकार लोग कहाँ हैं? इदारे कहाँ पर हैं? जो इतने सारे इदारे हैं सर, मैनेजमेंट कहाँ है? मैं आपको ये इसीलिए मैं बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि पेट्रोल जो है वो महंगा हो रहा है। इंटरनेशनली हालात आपके सामने है। पेट्रोल और हुकूमत पाकिस्तान, ये हम कभी नहीं चाहते कि महंगा हो, हम चाहते हैं वहां को रिलीफ मिले। लेकिन इंटरनेशनल सूरत हाल ऐसी है कि दुनिया में पेट्रोल महंगा हो रहा है, हर मुल्क में ये हो रहा है। ईरान खुद कह रहा है कि भाई अपने जो है हालात हम ठीक करने के लिए हम बचत करेंगे। ईरान जैसे मुल्क में अगर पेट्रोल भी, उधर भी इस तरह की सूरत हाल है। लंदन में मैं गया हूँ, वहाँ पेट्रोल महंगा हो गया। तो ये चीज दुनिया में चल रही है, तो पाकिस्तान अकेला नहीं है, तो हमें उनके साथ चलना चाहिए। मैं इस पे आपके साथ हूँ कि अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, महंगाई में कमी। चले मैं इस पे मैं नासिर साहब इस पर छोटा सा आपको एक कमेंट कर दूं। आप ये जो कह रहे हैं कि प्राइसेस जो हैं दीगर मुल्क में भी बढ़ी हैं, ज़ाहिर खत्ते की सिचुएशन है, आप ठीक कह रहे होंगे अपनी जगह, लेकिन माहिर माशियात मेरे साथ एक दफ़ा प्रोग्राम में मौजूद थे। मुझे याद पड़ता है कि वो ये बात कर रहे थे कि जहाँ पर प्राइसेस बढ़ाने की बात आई थी, वहाँ पर इंडिया की अगर मैं मिसाल दूँ या दीगर मुल्कों की, उन्होंने ये पॉलिसी बनाई कि वो खुद उस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे, अपनी मराद कम करेंगे, अपनी ऐसा जो आसाइशें उनको कम करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में माजरत के साथ ये पॉलिसी बनाएगी कि सारा बोझ अवाम पर डाल दें। मैं बैरिस्टर साहब आपकी तरफ आऊंगी। ये जो नासिर साहब सारे इल्जामात लगा रहे हैं कि आप लोगों ने IMF से मुआहदा लेट किया और सारा कसूर आपका है, सर ये आपका ही किया था जो आप छोड़ कर गए हैं। वो कह रहे हैं हम भुगत रहे हैं और अभी 4 साल भी गुजरने को है, अभी तक वो चीजें सेटल डाउन नहीं हो रही जो आप लोग उनके लिए गड्ढे खोद कर गए हैं। क्या कहेंगे? देखिए ईमान, मुझे बड़ा रिगार्ड है अपने दोनों भाइयों भट्ट साहब के लिए, सरमद साहब के लिए, लेकिन गुजारिश ये है कि ये पाकिस्तान को बने 77 साल हो गए और उसमें 3.5 साल की हुकूमत है इमरान खान साहब की, और ये 26वां IMF का प्रोग्राम चल रहा है। और सिर्फ एक प्रोग्राम था जो इमरान खान साहब इसके अंदर गए, बाकी 25 प्रोग्राम इन्हीं हुकूमतों ने लिए। और आज पाकिस्तान का जो हाल है वो आपके सामने है। ये अब भी कहते हैं IMF के पास नहीं जाएंगे, और ये हमेशा यही कहते रहे, लेकिन हमेशा IMF के पास गए और पाकिस्तान की यही हालत रही। अब ये दोनों जो पॉलिटिकल साइंसदान बैठे हुए हैं, मैं इनसे एक सवाल रखना चाहता हूँ कि जब 2022 के अंदर इमरान खान की हुकूमत गई तो GDP 6% के ऊपर ग्रो कर रही थी। आज GDP 3% भी अचीव नहीं कर पा रही। इनके मुताबिक वो वक्त गंदा था, आज का वक्त बहुत अच्छा है। उस वक्त लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 14% थी, आज नेगेटिव के अंदर है। उस वक्त जो आपकी जो ट्रेड थी वो आपकी $32 बिलियन पे स्टैंड कर रही थी, आज $18 बिलियन पे है, $14 बिलियन उसके अंदर कमी आ गई है। उस वक्त जो है आपका पिछले 1 साल के अंदर आपकी 36 बड़ी कंपनियां, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ओवर पाकिस्तान लिमिटेड, ये सारे जो है ये 36 बड़ी कंपनियां पाकिस्तान से अपना कैपिटल निकाल के चली गई हैं। ये कहते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी अच्छी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री सारी बंद हो गई है, ये कहते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी अच्छी है। 18 लाख बच्चा जो है वो पाकिस्तान 1 साल के अंदर छोड़ के चला गया है। ये कहते हैं पाकिस्तान के अंदर रोजगार है, पाकिस्तान के अंदर भूख नहीं है, पाकिस्तान के अंदर अफरास नहीं है। 4 साल हो गए इनको आए हुए,
और जब ये आए थे, ये क्या नारा लेकर आए थे? इनका नारा ये था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो डूब गई है, पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है, हम आएंगे और पाकिस्तान को बचाएंगे। चले, हमने तो गड्ढे खोद दिए, अब ये गड्ढे किस दिन जो है इनको पुर किया जाना है? 4 साल तो इनको हो गए, 5वां बजट इन्होंने दे दिया, अभी तक वो गड्ढे पूरे नहीं हो रहे, और बल्कि ये कहीं जा रहे हैं वो 4 साल के बाद भी ब्लेम हमारे ऊपर भी। इनके पास भी कुछ स्ट्रेटेजी है, इनके पास भी कोई फाइनेंशियल अच्छी टीम है, कोई इकोनॉमी को ठीक करने के लिए या पाकिस्तान को ठीक करने के लिए? ये 4 साल के फेलियर हैं, तो ये आगे भी फेलियर हैं। क्योंकि जिस तरह मैंने पहले कहा कि जिस तरह के इनके तौर तरीके हैं, ये इनकी सिर्फ और सिर्फ फोकस इनका इस बात के ऊपर है कि किसी ना किसी तरीके से हमारी हुकूमतें कायम रहे और हम पाकिस्तान को लूटते रहे, जिस तरह ये हमेशा करते रहे। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम की देखिए, उसके अंदर क्या था? जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के ताबे कर दिया। मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल जो है बॉडीज कह रही हैं, बार बार ये कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं है, एग्जीक्यूटिव के ताबे है। यहाँ पे जो भी इलेक्शन होता है, पिछले दिनों गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ, ये बैठी है पीपुल्स पार्टी कहती है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई, ये बैठी है मुस्लिम लीग नून कहती है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई। तो मुझे बताएं, इस वक्त पाकिस्तान को कंट्रोल कर कौन रहा है अगर ये दोनों पार्टीज वफाक के अंदर है? सरमद साहब आगे कह रहे थे जी कि वफाक का बड़ा कंट्रोल है आजाद कश्मीर के ऊपर, और हम खुद चाहते हैं कि ये जो 12 सीटें हैं ये खत्म हो जानी चाहिए। तो वफाक कौन है? वफाक तो इस वक्त सारे आईनी ओहदे आप लोग लेकर बैठे हुए हैं, हुकूमत आप लोग लेकर बैठे हुए हैं। आपने 26वीं आईनी और 27वीं आईनी तरमीम करनी हो तो दोनों पार्टी से इकट्ठी हैं, मरात लेनी हो दोनों पार्टी से इकट्ठी हैं। ब्लू पासपोर्ट की आगे मेरे भाई सरमद ने बात की, जैसे ही हमें पता लगा, आई वॉज द फर्स्ट वन हु क्रिटिसाइज्ड दिस एक्ट और पास बाय द केपी गवर्नमेंट। मैंने सबसे पहले इसको कहा था और उसके बाद हमने उस एक्ट को वापस लिया। हम नहीं करने जा रहे वो शहाना खर्चे जो पंजाब के अंदर या सिंध के अंदर चल रहे हैं। अब सिंध के हालात तो देखें, आज वहां पे एड्स के साथ बच्चे मर रहे हैं, और किसकी नेग्लिजेंस है? हॉस्पिटल वालों की, क्योंकि वहां पे सिरिंजेस जो हैं वो यूज इस्तेमाल की जा रही। वालिका हॉस्पिटल का इंसिडेंट आपके सामने है। ये लोग वो हैं जो अपना खून तलाश कर रहे हैं कि किसके हाथ पे तलाश करें। ये सिंध हुकूमत उसको मुर्दे इल्जाम न ठहराए तो किसको ठहराए? ठीक है बैरिस्टर साहब। नासिर साहब, आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे जो बैरिस्टर साहब गुफ्तगू कर रहे हैं? बैरिस्टर साहब से पूछे, इन्होंने कहा मुल्क डिफॉल्ट कौन करके गया? आपसे, उस वक्त आपकी हुकूमत थी, आपने जजिस से वो जो साकिब निसार था उसके साथ मिल के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को आपने हटाया। अच्छा चलता मुल्क आपने हटाया। आपने कहा कि आपने उसने पनामा का केस बनाया झूठा, उसमें कुछ नहीं मिला। तो उसने कहा कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली जो बनती थी, इसलिए आपको फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई करते। ये आपने किया, ये आपके कारनामे हैं। पाकिस्तान को इस दलदल में फंसा के आप गए। कोई बिल्डिंग गिरा दी जाए ना, उसको बनाने में टाइम लगता है। आप अपने गिरबान में जाके देखिए, आपने जिन लोगों के साथ मिलके इस मुल्क की हालत की, एक जेल में है, एक अस्पताल में गिर के चला गया वो साकिब निसार, किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता। जिस नवाज शरीफ को सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को 25 करोड़ अवाम ने वोट दिया, आपने एक चीफ जस्टिस के जरिए एक कलम की जुम्मन से उसको पर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर दिया। ऐसे जज को तो चौक में लाके फांसी देनी चाहिए, जिसने आज को मुल्क आज इस हालत में पहुंचा दिया है। ये आप लोग इसके जिम्मेदार हैं, इसलिए लोग अब आपसे नफरत कर रहे हैं। केपीके में आपकी हालत क्या है? तीसरी दफा आप वहाँ मुसल्लत हुए, क्या हालत है केपीके की? सबसे ज्यादा दहशतगर्दी वहां होती है। तो इस तरह किसी पे इल्जाम लगाना बड़ा आसान होता है। आपने कतर में बैठ के उन दहशतगर्दों को छुड़ाया ना, जो आज हम जिनके हम भुगत रहे हैं। बताएं इसका क्या जवाब है आपके पास? ये सच्चाई है जो आपके सामने है। इसलिए आपने जिन लोगों के साथ मिलके इस मुल्क की हालत की, कोई जेल में चला गया, कोई अपने कहता है ना कि किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता, ये आप लोगों ने किया। अच्छा। IMF के पास आप गए, जब आप आए मुसल्लत हुए, सब IMF से हम खत्म कर चुके से मुआहदे, हम IMF से जान छुड़ा चुके से। बताएं ये बात, निकालें तारीख कि आप IMF के पास पाकिस्तान सर, लेकिन आप कह रहे हैं कि आवाम ने भी उनका साथ छोड़ दिया, आवाम भी उनको अब नफरत की निगाहों से देखती है। लेकिन सर, PTI के बहुत सारे रहनुमा ये बात करते हैं कि उनके बगैर जो है सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, और सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो मुल्क में मौशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। फिर वो ये भी कहते हैं कि इसीलिए बार बार उनको मुज़ाकरात की ऑफर करते हैं आप लोग, क्योंकि आप लोगों को भी ये रियलाइज हो गया कि उनके बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा।
हम जमहूरी जमहूरी मुल्कों में ऐसे ही होता है। ये वो है जिन्होंने फौज पे अपने GHQ पे हमला किया है। ये है सियासी, ये गैर सियासी लोग हैं। इन्होंने जाके 9 में इन्होंने किया ना, ये जाके हमले करते हैं। कौन सी सियासी जमात है जिसने आज तक अपनी अफवाज पे हमले किए हैं? ये है वो लोग। इनकी असलियत ये है, ये कभी भी पाकिस्तान में बेहतरी आएगी तो ये हमारा साथ नहीं देंगे। आज अपोजिशन आज तक बैठी है, क्या करते हैं? बाहर आते हैं, पेपर फाड़ते हैं, निकल जाते हैं। ये इनका काम है। अगर कोई ऑपोजिशन भी होती है ना, जिसको मुल्क के साथ हमदर्दी होती है, अवाम के साथ होती है, वो बैठते हैं। इनको क्या अवाम से हमदर्दी है? आप मुझे बताएं, आज तक किसी चीज में बैठे इन्होंने कोई बात की है? ठीक है। सरमद साहब, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जिस तरह से बैरिस्टर साहब ने आप पर भी बातें की कि आप लोगों के पास भी ओहदे हैं, इत्तेहादी हैं आप लोग, लेकिन जब भी कोई कैंपेन की बात आती है, GB के एग्जांपल ले लें, आज़ाद कश्मीर के ले लें, बिलावल भुट्टो साहब जो हैं विफाक पर बड़ी तनकीद करते हैं, तो ओहदों पर भी आप हैं, फिर उन्होंने सिंध की कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए हैं, आप क्या रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? देखिए, एक तो सीधी सादी बात ले लें, आप जाएं आप खुद खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं और वहाँ जाके हाल देख लें। मुझे कहने की या भट्ट साहब को कहने की या किसी और को कहने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद चले जाएं, इनको बोले ना, आप दावत दें और आपको दिखाएं खैबर पख्तूनख्वा में क्या हाल है, पेशावर शहर का क्या हाल है, बाकी शहरों का क्या हाल है। उसके बाद पिछले 4-5 साल में सबसे बड़ी जो करप्शन का स्कैंडल है, वो कहाँ पे पकड़ा गया है? वो कोहाट में पकड़ा गया है। किस सिंध में नहीं पकड़ा गया, पंजाब में नहीं पकड़ा गया, KP में, कोहाट में पकड़ा गया। उससे बड़ा करप्शन का कोई स्कैंडल पूरे मुल्क में पिछले 4-5 साल में कोई अनर्थ ही नहीं हुआ। तो ये किस मुंह से बात करते हैं? ये बेसिकली देखने की बात है। इनका मसला ये है कि इनको नैरेटिव बिल्डिंग बड़ी अच्छी आती है। इन्होंने एक नैरेटिव पकड़ा हुआ है, उस नैरेटिव को ये लगाई जाते हैं, एक ही चीज़ को बोली जाते हैं। वो गोएबल्स ने कहा था ना कि झूठ इतना बोलोगे सच लगने लग जाए। इन्होंने झूठ इतना बोला है कि आप लोग भी उसको सच समझने लग जाते हैं गालिबन। तो उससे इनके झूठ के शहर से आपको भी निकलने की ज़रूरत है और KP को विजिट करने की ज़रूरत है। जाएं वहाँ देखें कि असल हालात क्या हैं, फिर आप आगे बात कीजिए सिंध के हवाले से या पंजाब के हवाले से या बलूचिस्तान के हवाले से, उसके बाद बात कीजिए। दूसरी चीज़ उन्होंने बड़ी एक बात इन्होंने की, इन्होंने PNG की बात की, इन्होंने ऊबर की बात की। इत्तेफाक की बात है कि इन दोनों कंपनीज के बारे में मुझे थोड़ा बहुत इल्म है। PNG की जो ग्लोबल स्ट्रेटजी है ना, उसके तहत वो एशिया पैसिफिक से विड्रॉ कर रहा है, एशिया से मिडिल ईस्ट के ममालिक से विड्रॉ कर रहा है। और उनका एक डिस्ट्रीब्यूटर है, अबू मिडिल ईस्ट का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो तमाम इलाकों में इंक्लूडिंग पाकिस्तान में उनको रिप्रेजेंट करता है। वो डिस्ट्रीब्यूटर के हवाले अपनी प्रोडक्ट्स करके जा रहे हैं। वो सब सऊदी अरेबिया में, मिडिल ईस्ट में, UAE में, हर जगह, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, हर जगह किया। इंडिया एक एक्सेप्शन है क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है। तो वो और दूसरी बात उन्होंने ऊबर की ऊबर भी एक स्ट्रेटजी थी, क्योंकि ऊबर ने करीम को खरीद लिया था। तो करीम और ऊबर एक मार्केट में ऑपरेट, उन्होंने समझा कि ये डुप्लीकेशन है, इसको मुनासिब नहीं है एक ही मार्केट में दो ही हमारे ब्रांड्स चले। उन्होंने करीम के ऊपर फोकस किया। ठीक है, मैंने क्लोजिंग की तरफ जाना है सरमद साहब जी। बिल्कुल, थोड़ा सा आदमी होमवर्क कर ले ना, थोड़ा सा होमवर्क कर ले। मुझे क्योंकि कॉर्पोरेट चीजों का थोड़ा बहुत पता है, तो मैं इन चीजों में इन्वॉल्व रहता हूँ। तो मतलब तो ठीक है सरमद साहब, वक्त की कमी है। गुड आइडिया। ठीक है सरमद साहब, आपका पॉइंट आ गया है। सरमद साहब, वक्त की कमी है, प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ जाना है। नासिर भट्ट साहब, बस मुझे लास्ट में एक छोटा सा कमेंट कर दें। PTI वाले कह रहे हैं कि कोई प्रेशर डेवलप करेंगे 5 अगस्त को, इमरान खान साहब की कैद को 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे, क्योंकि बड़ा कह रहे हैं जलसा करेंगे। सर, थोड़ा सा भी कोई प्रेशर है हुकूमत पर इनके एहतजाज का? बात सुने, ये गीदड़ बब्जे इनकी अपनी कुछ सुनी जाती। ये तो कह रहे थे 1 लाख हमने इकट्ठे कर लिए, सारे वोटिंग रजिस्टर्ड कर लिया, छोटी के बाद निकल आएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम आ रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। ना इनका एहतजाज में कोई आएगा। एहतजाज करें, जमहूरी तरीके से इनको हक है। उसको आजाद कराना है तो सीधे जाए अदालत में, जाके उधर अपनी उसकी बेगुनाही साबित करें। 190 मिलियन चोरी में बंद है, अदालत ने बंद किया, हुकूमत ने नहीं बंद किया। वो जलसे जुलूस ये करते हैं, सुबह शाम करें जमहूरी तरीके से। अगर वो तरीका अपनाया जो पीछे इन्होंने अपनाया हुआ, हाथ में गन लेते हैं और सड़कों पे आ जाते हैं, पुलिस वालों को मारते हैं गोलियां, आवाम की प्रॉपर्टी को नुकसान करते हैं, ये नहीं करने देंगे। बाकी इनका ना इनके साथ कोई है, ये अकेले, ये तो ऑपोजिशन भी इकट्ठी नहीं कर सकते। ये नायल आदमी, नायल लोग है, पार्टी ये करे एहतजाज, खुश दिल खोल के करें, लेकिन जमहूरी तरीका अख्तियार करेंगे तो एहतजाज करें।
गैर जमहूरी तरीके से आएंगे तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है। अपने इख्तिताम पर कुछ इंटरनेशनल डेवलपमेंट पर बात करेंगे। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के कोडन कॉलम न्यूक्लियर पावर प्लांट से मुतालिक हसास मालूमात मुबैना तौर पर डार्क वेबसाइट पर सामने आने के बाद इस मामले ने आलमी सतह पर तवज्जो हासिल कर ली है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि लीक होने वाले डेटा में प्लांट से मुतालिक बास तकनीकी दस्तावेजात, सप्लाई चेन की मालूमात और मुआयना रिकॉर्ड और दीगर हसास तफसीलात शामिल हैं, जिसके बाद जौहरी तनसीबात की साइबर सिक्योरिटी, अंदरूनी हिफाजती निज़ाम और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ पर नए सवालात उठाए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी जौहरी और साइबर सिक्योरिटी माहिरीन ने इस वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए हसास तनसीबात के डिजिटल तहफ़्फ़ुज़ को मौसर बनाने पर जोर दिया है, जबकि भारतीय साइबर इमरजेंसी इदारा कर्ट इन इस मामले की तहकीकात भी कर रहा है। दूसरी जानिब बाज़ आलमी रिपोर्ट्स में भारत के साइबर सिक्योरिटी निज़ाम, हसास तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ और जौहरी सलामती के इंतज़ामात पर भी सवालात उठाए गए हैं। ये मामला सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं है, बल्कि आलमी सतह पर इस बात की याद दहानी भी है कि जौहरी तनसीबात, तवानाई के मराकिज़ और हसास कौमी असासों का तहफ़्फ़ुज़ आज के डिजिटल दौर में पहले से कहीं ज़्यादा अहम हो चुका है, जहाँ एक साइबर हमला या मालूमात का अफशा होना सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए तशवीश का बाइस बन सकता है। इसी अहम खबर के साथ प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगी। ईमान नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।